हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। और एक बार फिर से स्वागत है एमिनेंस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। गुड इवनिंग रेखा, सुजय, सूरज, अंकुश। तो सितंबर के करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं और सितंबर में ये हमारा जो बचा हुआ है पोर्शन G20 का, उसको आज हम लोग कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे और फिर हमारा अगस्त स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि प्रीलिम्स पोस्टपोन हुआ है 26 मई से 16। इज इट क्लियर? चलिए, तो स्वागत है सबका। जल्दी से सेशन ज्वाइन कर लीजिए। हेलो अंकिता, हेलो अंकुश। हाँ, मई महीने का भी पढ़ना पड़ेगा। मई महीने का भी पढ़ना पड़ेगा 15 तारीख तक, 15 मई तक। मतलब 16 जून को पेपर है, तो एक महीने पहले तक के करंट अफेयर्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। सर, आप दिख नहीं रहे हैं, ऐसा है क्या? क्या मैं दिख नहीं रहा हूँ? एम आई नॉट विजिबल? क्या मैं दिख नहीं रहा हूँ? जी। सेटिंग्स तो सारी प्रॉपर हैं। तुरंत रिफ्रेश कर लो, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, रिफ्रेश कर लो, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। अभी आ गया, बहुत अच्छे। चलिए, तो कल बेसिक हमने G20 के बारे में डिस्कशन किया। आज उसी को फॉरवर्ड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या क्या चीज़ें हुई और G20 की थीम क्या था, इन सब पे डिस्कशन चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। इन्वाइटीज इन G20। तो किसको किसको G20 में बुलाया गया था? हु वर द इन्वाइटीज इन द G20? तो देखो, एक तो G20 के सदस्य आते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं कि भाई G20 के सदस्य आएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों को इनवाइट भी किया जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि किस देश में हो रहा है, हु इज द होस्ट। तो होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको किसको इनवाइट कर रहा है। ठीक है। इस साल की इनवाइटी लिस्ट का में अगर आप देखेंगे, तो अपार्ट फ्रॉम द G20 प्रेसिडेंट, स्लाइड विजिबल है? आई थिंक विजिबल होगी स्लाइड सबको। हाँ, दिख तो रही है। ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, इन सब को एज अ गेस्ट गेस्ट कंट्रीज बुलाया गया था। एज अ गेस्ट कंट्रीज, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड यूएई। ध्यान से, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये। हो सकता है स्किप किया हो आपने पहले, बट अभी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन एज अ गेस्ट आया था। ठीक है। यूएई को क्यों बुलाया गया था? तो भारत को आईमेक साइन करना था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यूएई को बुलाया गया। बाकी कुछ ना कुछ देशों के साथ कुछ ना कुछ पैक्ट्स हुए जरूर हैं। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन इनवाइटेड था? तो ये तो कंट्रीज हो गई। कंट्रीज के अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी इनवाइटेड थी। कौन कौन सी? तो इंटरनेशनल सोलर अलियंस, जो भारत ने ही बनवाया था 2016 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। फिर
कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, इनको भी बुलाया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनको भी बुलाया गया था। ठीक है, इज इट क्लियर? और G20 की मीटिंग कहीं पे भी हो, अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स कुछ लोग आते ही आते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सेक्रेटरी, वर्ल्ड बैंक का हेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड, WTO के हेड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के हेड और OECD के हेड। ये वो सदस्य हैं जो सारे G20 मीटिंग्स में उपस्थित होते हैं। कौन कौन? यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद वर्ल्ड बैंक, WTO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और OECD। ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनके चीफ को हर साल G20 के मीटिंग में बुलाया जाता है। ठीक है, अलग से कौन आया था? तो इस बार एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी बुलाया गया था, CDRI को बुलाया गया था और इंटरनेशनल सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर अलियंस। ठीक है, फिर अफ्रीकन यूनियन को क्योंकि ऐड करना था G20 में, तो अफ्रीकन यूनियन को भी बुलाया गया और एशियान देश के मेंबर्स, एशियान देश के भी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था। तो दीज वर द इनवाइटीज, ये सारे इनवाइटीज हैं। दिख रहा है आपको? रुक जाइए, मैं फोटो का भी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अब आपको शायद विजिबल प्रॉपर होगा। ठीक है, तो अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, एशियान के लीडर्स, एशियान के लीडर्स, अफ्रीकन डेवलपमेंट, इनको भी बुलाया गया था G20 मीटिंग में। देशों में कौन कौन बुलाया गया था फिर से देख लो, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE। दीज वर ऑल द इनवाइटीज। ये सब क्या है? इनवाइटीज हैं। ठीक है, तो भूलना नहीं है। इज इट क्लियर? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। जब से G20 की शुरुआत हुई है, तब से देखा जाए तो G20 के जो भी डिक्लेरेशंस हुए हैं या जो भी डिसीजंस मेकिंग हुई हैं, उनमें बहुत कुछ काम का अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी G20 के मीटिंग को हमेशा एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कवरेज दी जाती है कि G20 मीटिंग होने वाली है, G20 मीटिंग होने वाली है, क्या हुआ इस बार G20 में। तो वो क्यों है? वाई? क्योंकि इसके सदस्य बहुत ही पावरफुल हैं। सबसे पहला पॉइंट, सदस्य इसके बहुत पावरफुल हैं, भले ही इम्प्लीमेंटेशन हो चाहे ना हो, लेकिन हर मीटिंग में एटलीस्ट 10% कुछ ना कुछ तो फ्रूटफुल होता ही होता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स जॉइंट स्टेटमेंट सिंस इट फॉर्म्ड इन 1999 हैव बीन डोमिनेटेड बाय रेजोल्यूशंस एज सॉलिड एज गैस with no clear consequences. At the 2021 summit in Rome, G20 leaders said they would limit global warming with meaningful and effective actions. ठीक है, बट द कम्युनिके लेफ्ट आउट डोमेस्टिक कोल इन्वेस्टमेंट एंड इन 2022 कोल फायर्ड पावर जनरेशन वर्ल्ड वाइड रीच्ड द न्यू हाई। अब सोचो, 2021 के G20 मीटिंग जो रोम में हुआ था, उसमें लीडर्स ने कहा कि हम क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे मीनिंगफुल एक्शन से। और अगले ही साल यानी 2022 में थर्मल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है वो वर्ल्ड में एक नए लेवल पर पहुंच गई, हाईएस्ट टिल डेट। और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि ये 10% से और राइज करेगी और $150 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? डिसाइसिवनेस के बावजूद भी फेल्योर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बट क्योंकि इसमें इतनी पावरफुल इकोनॉमीज इन्वॉल्व हैं कि इसको कवरेज मिलता ही मिलता है।
इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा G20 के लोगो और उसके सिग्निफिकेंस की। तो भारत का G20 का लोगो क्या था? ये आपका लोगो है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कमल का फूल बना हुआ है। इस कमल के फूल में 1 2 3 4 5 6 7 7 पेटल्स हैं। 7 पेटल्स और कमल के फूल के ऊपर ये हमारा ग्लोब है। ठीक है। मंत्र क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वसुदेव कुटुंबकम का भी अर्थ यही होता है कि पूरा देश हमारा परिवार है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। So India introduced the lotus at its logo and the Sanskrit phrase Vasudev Kutumbakam, one earth, one family, one future as the theme. भारत, the other name of India is also written alongside. यहाँ पर भारत को भी मेंशन किया गया है स्पेशली G20 में। ठीक है। तो हो सकता है भैया कि रोज में कितने पेटल्स थे ये भी आपसे किसी एग्जाम में पूछ ले, तो याद रखिएगा 7 पेटल्स हैं। तो वसुदेव कुटुंबकम जिसका अर्थ है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 के लोगों में इंस्पिरेशन लिया गया है वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उससे लिया गया है। और इसमें सैफरन कलर भी आपको दिखेगा लोटस में, वाइट ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है। इज इट क्लियर? द अर्थ रिफ्लेक्ट्स इंडियाज प्रो प्लानिट अप्रोच टू लाइफ, वन इन परफेक्ट हार्मनी विथ नेचर। और लोटस के फूल के ऊपर, सॉरी कमल के फूल के ऊपर इस तरीके से ग्लोब को रखा गया है। ये क्या दर्शाता है कि हम अपने विश्व का ख्याल रखते हैं। देख रहे हो ना, फूल के ऊपर हम अर्थ को लगाए हैं, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम अपने पृथ्वी का ख्याल रख रहे हैं, हम अपने पृथ्वी का ख्याल रख रहे हैं। होता है ना, फूल फूल जब वेलकम किया जाता है तो फूल बिछा दिए जाते हैं वेलकम में, तो कुछ उसी प्रकार से। तो द सिंबल ऑफ द लोटस इन G20 लोगो इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ होप इन दिस टाइम। लोटस रिप्रेजेंट कर रहा है होप, कि भैया कितने भी एडवर्स सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कितने भी एडवर्स सिचुएशन क्यों ना आ जाए। नहीं, मुंडका उपनिषद नहीं है ये, महाउपनिषद है। हाँ, महाउपनिषद, मुंडका नहीं है। मुंडका उपनिषद का वो फेमस क्वेश्चन ही रह गया है, समझ लो। मुंडका उपनिषद का फेमस क्वेश्चन, सत्यमेव जयते। तो लोटस क्या रिप्रेजेंट करता है? लोटस रिप्रेजेंट करता है होप, कि इस परिस्थिति में भी हम होप देख रहे हैं कि हम पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो 7 पेटल्स हैं, 7 पेटल्स, द 7 पेटल्स ऑफ द लोटस इन द लोगो आर आल्सो सिग्निफिकेंट, दे रिप्रेजेंट द 7 कॉन्टिनेंट्स। तो खासकर 7 पेटल्स इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि 7 पेटल्स रिप्रेजेंट्स 7 कॉन्टिनेंट्स। तो 7 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाता है ये 7 पेटल्स। इज इट क्लियर? ठीक है। इज इट क्लियर? और जब म्यूजिक में 7 नोट्स होता है ना, कौन कौन सा? सा, रे, गा, मा, पा, ध और नी। तो 7 नोट्स जब कंबाइन होता है तो ब्यूटीफुल म्यूजिक क्रिएट होती है, एक ऐसा म्यूजिक जो हारमनी क्रिएट कर सकता है माइंड में। तो वो भी रिप्रेजेंटेशन है 7 पेटल्स का। तो ये है 7 पेटल्स के अर्थ। ठीक है, ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। तो ये तो पूरा लोगों का एनालिसिस हो गया कि लोगों में क्यों सिलेक्ट किया गया। ठीक है, क्यों कमल का फूल? अब इसको आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी, बहुत लोग बोल रहे थे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, भाजपा का लोटस सिंबल है तो उन्होंने G20 में भी लोटस लगा दिया। तो वो सब मुद्दा चलता रहेगा, बट लगा है तो आपको पढ़ना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है।
अब बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है वन वर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये लिया गया है महाउपनिषद से। ठीक है, महाउपनिषद, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था, कौन सी उपनिषद से लिया गया है? महाउपनिषद। ठीक है। सो नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया लोटस इज ऑल्सो डिपिक्टेड हैविंग 7 पेटल्स, राइट? हाँ, तो महाउपनिषद से ये लिया गया है। अरे वो तो बात ठीक है, लेकिन ये मुद्दा उस समय कंट्रोवर्सी हुई थी, लोग ये बात बोल रहे थे। मैं वहां पे आपसे क्लैरिफिकेशन थोड़ी पूछ रहा हूँ। ये मुद्दा उठा था और ये बात लोग बोल रहे थे, अपोजिशन वाले, कि लोटस क्यों दिखाया गया, कोई और फूल दिखा देते, सिर्फ अर्थ बना देते। भाई लोगो तो बनाना था भारत को ही, ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेशनल लोगो है। चलिए, तो डिफरेंट ट्रैक्स जो है, हाँ, डिफरेंट ट्रैक्स जो हैं, शेरपा ट्रैक, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रैक, उनके अंदर क्या क्या हुआ आइए देखते हैं। तो कितने प्रकार की मीटिंग हुई? तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई, टूरिज्म की मीटिंग हुई, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, फिर हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की मीटिंग हुई, एग्रीकल्चर की मीटिंग हुई। इतनी सारी तो मीटिंग्स हो रहे हैं, देखो, एग्रीकल्चर, ट्रेड, हेल्थ, इन्वायरमेंट, टूरिज्म एंड फाइनेंस, इतनी मीटिंग्स हुई। और इस मीटिंग का कंक्लूजन क्या निकला? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जो लास्ट डे ऑफ द समिट, यानी 10 सितंबर को साइन किया गया। ठीक है, और ये फुल कंसेंसस से साइन हुआ है। फुल कंसेंसस का मतलब क्या है? कि इसके सभी पॉइंट्स पर सभी लोगों ने अपनी सहमति जताई है, सभी पॉइंट्स पे। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि क्योंकि जो होस्ट होता है उसी के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि कंसेंसस बनाए। तो भारत कंसेंसस बनाने में सफल रहा, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ रशिया, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ चाइना एंड, सॉरी, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ रशिया, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज, जो रशिया को बॉयकॉट करें थी ड्यू टू यूक्रेन। ठीक है, तो यूक्रेन वॉर पर, अच्छा, खास बात देखो, भारत ने यूक्रेन वॉर पर रशिया को कंडेम नहीं किया। इसके पहले का जो समिट था उसमें रशिया को डायरेक्ट कंडेम किया गया था। ठीक है, लेकिन यहां पर रशिया को डायरेक्ट कंडेम नहीं किया गया। यहां पे भारत ने बस इतनी बात बोली कि वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन और वॉर को इमीडिएट रोक देना चाहिए। तो डायरेक्टली रशिया को टारगेट भी नहीं किया, बट अपनी बात भी कह दी, और इस बात से सब लोग संतुष्ट थे। So all states must act in manner consistent with purpose and principles of UN Charter in its entirely. They must refrain from threat or use of force to seek territorial acquisition. देख रहे हो बात क्या कह रहे हैं? रशिया को डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन रशिया को इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी बात कन्वे कर रहे हैं कि सभी नेशंस को यूएन चार्टर के हिसाब से काम करना चाहिए और फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए फॉर द एक्विजिशन ऑफ एनी टेरिटरी। ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसका पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एफर्ट्स टू एड्रेस क्राइसिस। ठीक है, टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ अ वॉर। आज के समय में लड़ाई एक विकल्प नहीं है, युद्ध एक विकल्प नहीं है। तो ये बड़ा ही अटेंशन सीकिंग पॉइंट था इन द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, कि रशिया को कंडेम नहीं किया, फिर भी वेस्टर्न नेशंस ने, इंक्लूडिंग यूएसए ने, इस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को सपोर्ट किया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑन ग्रेन्स, फूड, एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या बोला गया है। तो आपको पता है इसमें ब्लैक सी ग्रेन का मुद्दा चल रहा था, तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि भारत की इस प्रेसिडेंसी में ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव को फिर से रिवाइव किया जाए और रशिया को मनाया जाए। तो हालांकि वो तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन ये बोला गया है कि रशिया एंड यूक्रेन अपनी लड़ाई जो चल रही है उसको तो चलने दीजिए, मान लीजिए, हाँ, टर्की मीडिएटर, वो तो जो लड़ाई चल रही है चलने दीजिए, लेकिन ये कहा गया कि रशिया और यूक्रेन को इमीडिएट जो सप्लाई ऑफ ग्रेन है उसको चालू करिए। एग्रीमेंट को रिवाइव नहीं किया गया, बट इमीडिएट सप्लाई को चालू करने की बात की गई, इमीडिएट सप्लाई को चालू करने की बात की गई।
ठीक है। emphasizing importance of sustaining food and energy security called for cessation of military destruction। हमारे विश्व में सबसे इंपॉर्टेंट जो सब लोग लड़ाई करते हैं वो है फूड सिक्योरिटी। या कोई भी नेशन प्रॉस्पर तभी हो पाएगा जब उसके लोगों को भरपेट खाना मिल रहा है। अगर भरपेट खाना ही नहीं मिल रहा है तो वो फिर वो सर्वाइवल कैसे कर पाएगा? हाउ इट कैन सर्वाइव? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी के लिए काम करने के लिए कंसेंसस हुआ। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं कि इकोनॉमीज और फाइनेंशियल मार्केट में क्या कंट्रीब्यूशन किया गया। तो यहां पर आप देखेंगे तो ग्लोबल साउथ की वॉइस थोड़ी सी उठाई गई। ग्लोबल साउथ का मुद्दा उठा। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बना था G20, ऐसा बोला जाता है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। भारत ने ग्लोबल साउथ यानी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, लो इनकम कंट्रीज हैं, जो वर्नरेबल कंट्रीज हैं, जिनके पास फाइनेंस की सुविधा नहीं है, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, उन नेशंस को प्रोटेक्ट करने की बात कही है। तो विल प्रोटेक्ट द वनरेबल थ्रू इक्विटेबल ग्रोथ एंड इनहेंसिंग मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है। और वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात की गई। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मतलब अब देश में किसी एक का यूनिपोलर नहीं होगा, बाईपोलर नहीं होगा कि सोवियत और केवल आपका ये यूएसए इनका ही चलेगा। नहीं, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। सबको अपने बात रखने का हक है। ठीक है। एक्सचेंज रेट कमिटमेंट, एक्सचेंज रेट से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और इंडोर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड्स हाई लेवल रिकमेंडेशंस। तो ये सब नॉर्मली ये तो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर मीटिंग में होती हैं। फाइनेंशियली हम अपने आप को स्टेबल रखेंगे, वर्ल्ड लेवल पर सुरक्षा बनाकर रखेंगे, वनरेबल कंट्रीज को हम प्रोटेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? क्लाइमेट चेंज पे भी बात हुई। क्लाइमेट चेंज पे क्या बात हुई? तो बिल्कुल ये बात हुई कि हम कोल को रिड्यूस करेंगे। कोल पावर जनरेशन जो हो रहा है उस पर फोकस नहीं करेंगे। कोल पावर जनरेशन का ऑल्टरनेटिव खोजेंगे ताकि हम क्लाइमेट को बचा सकें। सो नीड टू एक्सेलरेट एफर्ट्स टू फेस डाउन अनअबेटेड कोल पावर। कोल पावर जनरेशन जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, इतना कुछ होने के बाद भी कोल पावर जनरेशन रुक नहीं रहा है, तो उसको हम कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, उसका ऑल्टरनेटिव खोजेंगे। ठीक है। साथ ही साथ जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज उनको भी मदद करेंगे कि वो कोल पावर से आगे बढ़ सकें। ठीक है। देन विल परस्यू एंड इंकरेज एफर्ट्स टू ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली थ्रू एग्जिस्टिंग टारगेट्स। अच्छा, ये एक बाई 2030। तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करने की बात हुई और ये COP28 में भी हुआ था, याद है। लेकिन भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। बट यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक बात है। वहाँ पे कमिटमेंट हुआ था, वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भारत ने साइन नहीं किया कि हमारा तो ऑलरेडी टारगेट है डबल ट्रिपल करने का। यहाँ पे बोला कि हम कोशिश करेंगे ट्रिपल करने की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। और साथ ही साथ क्लाइमेट को सुधारने के लिए हम सस्टेनेबल फाइनेंस सिस्टम बनाएंगे। ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले ग्रीन एंड फूड एनर्जी पर रशिया और यूक्रेन को बोला गया कि भैया सप्लाई को चालू करने के लिए आप लोग काम करिए, फूड सिक्योरिटी एसेंशियल है। फिर फाइनेंस में बोला गया कि हम वनरेबल कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, एक्सचेंज रेट को जैसा का तैसा बना के रखेंगे। ठीक है। और सभी देशों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब एक ऐसा फील्ड जहां पे सब बराबर से अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी के लिए कोई बैरियर नहीं रहेगा। क्लाइमेट चेंज में बात हुई कि कोल पावर को कम करना है और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना है और सस्टेनेबल क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ हमें जाना है। ठीक है। इज इट क्लियर? फिर देखिए, नीड ऑफ 5.8 to 5.9 ट्रिलियन इन प्री 2030 पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज।
डेवलपिंग कंट्रीज को 5.8 टू 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी 2030 के पहले। तो हमको प्रयास करना है कि 2030 के पहले हम इतना फाइनेंस कहीं ना कहीं से इकट्ठा करें। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन की जब बात आती है तो बड़े बड़े देश केवल 17 बिलियन कंट्रीब्यूट करते हैं, 17 मिलियन कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ सभी देशों से बोला गया कि कम से कम 100 बिलियन डॉलर अ ईयर की फंडिंग प्रोवाइड करिए फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कम से कम मिनिमम 100 बिलियन डॉलर की फंडिंग एक साल में होनी चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये क्लाइमेट से रिलेटेड बातें होंगी। अब आ जाता है डेट वनरेबिलिटीज। देखो, विश्व में हमेशा से ये प्रयास रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज रहती हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को लोन दे देकर उनके ऊपर एक ऐसा बर्डन क्रिएट कर देती हैं जो वो कभी चुका नहीं पाते, और फिर उसका फायदा उठाया जाता है। जैसे यूएसए, यूएसए क्या करता है, अफ्रीकन कंट्रीज में अपने वेस्ट को डंप करता है, और अफ्रीकन कंट्रीज कुछ नहीं बोल पाती। क्यों? क्योंकि इतना कर्जा ले रखा है, वेस्ट को डंप कर रहा है। ठीक है, रिफ्यूजीज को वहां पे शरण दिलवा रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों ऐसा कर पा रहा है? ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि डेट में फंसे हैं वो देश। अमेरिका से इतना लोन ले रखा है कि वो कुछ बोल नहीं सकते। तो प्रयास ये होना चाहिए, कमिट टू प्रमोट रेजिलियंट ग्रोथ बाय अर्जेंटली एंड इफेक्टिवली एड्रेसिंग डेप्ट वनरेबिलिटीज। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका सहयोग करें कि वो डेट ट्रैप में ना फंसे। चाइना की टैक्टिक्स है डेट ट्रैप, डेट ट्रैप से बचाया जाए। इज इट क्लियर? फिर आती है हेल्थ पे बात। हेल्थ तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले फूड पे बात हुई। फूड पे बोला गया रशिया यूक्रेन से कि इस फूड सप्लाई को मत रोकिए, ग्रेन्स को आने दीजिए, फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। फिर फाइनेंशियल मार्केट्स में बोला गया कि प्रोटेक्ट करना है हमें उन कंट्रीज को, ठीक है, जो वनरेबल हैं। ठीक है, इसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है, एक्सचेंज रेट को मेंटेन करके रखना है, कोल यूजेस को कम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है, सस्टेनेबल क्लाइमेट फाइनेंस देखना है, 5.8 टू 5.9 ट्रिलियन डॉलर पैसे का जुगाड़ करना है, 100 बिलियन एक साल में जुगाड़ करना है। ठीक है, डेट से बचाना है उन देशों को जो डेट ट्रैप में फंस सकते हैं, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? सो द लीडर्स ऑफ इंडिया सोपीस G20 समिट अराइव्ड एट ए जॉइंट कम्युनिके। और इन सब बातों पर कंसेंसस हुआ है। सबसे बड़ा भारत का जो विन ये था कि इस पर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। The big sticking point was the Russia-Ukraine conflict, which was addressed in detail in 7 paragraphs. And this is much more elaborate than Bali Declaration, which had just 2 paragraphs. तो मैं किसी क्लास में बोला ना, इंडोनेशिया में इसके पहले समिट हुआ था G20 का। ठीक है, और वो बाली डिक्लेरेशन हुआ था। उस बाली डिक्लेरेशन में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर 2 पैराग्राफ्स थे। भारत ने 7 पैराग्राफ्स लिखे, लेकिन रशिया को डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं किया। रशिया को डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं किया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जरा अटेंडेंस देख लिया जाए। जनरल सी बातें होती हैं, इसलिए तो बोला जाता है ना, जनरल सी बातें हो रही हैं, इसलिए तो बोला जाता है ना, इतना बड़ा ग्रुपिंग है लेकिन फिर भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ नई स्कीम्स जो चालू हुई हैं वो अभी आने वाली हैं, उन पर फोकस करना, उन पर ज़्यादा आपको फोकस करना, ये तो नॉर्मल सी बातें ही हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ज़रा एक बार नज़र मार लेते हैं अटेंडेंस पर, कौन कौन उपस्थित है।
अंकिता, अंकुश, चित्रांगदा, शरद, सुजय, कुलदीप, सूरज, सुभाष, हयात एंड गुलप्सा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये देश विदेश के लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भारत के लिए बोली हैं। अगर आपको इसके बारे में चाहिए तो मैं ये, खैर आपको ये पीपीटी भी आपको भेज दूंगा, तो पीपीटी में भी आप देख लीजिएगा। खैर ये हमारे काम का उतना है नहीं, बस मैंने ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या निकला न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का? तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर भारत ने सीधे रशिया को कंडेम नहीं किया, लेकिन फिर भी एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए बोला। ठीक है, इज इट क्लियर? टोटल न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में 10 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1, अब पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है हमको, लेकिन हाँ एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। चैप्टर 1 में क्या था? तो स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है। एक मजबूत, संतुलित और सतत विकास की बात की गई है चैप्टर 1 में। ठीक है, चैप्टर 2 में सतत विकास लक्ष्य को प्रोग्रेस करने की बात की गई है। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑन एक्सलेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच इज अबाउट एलिमिनेटिंग हंगर। अब एसडीजी तो आपने पहले पढ़ रखा है, टोटल 17 एसडीजी हैं, और एसडीजी को तो आपको याद करके जाना ही जाना है। चैप्टर 3 में ग्रीन डेवलपमेंट की बात की गई है। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, कि भैया हाइड्रोजन एनर्जी बनाओ, ठीक है, क्लीन एनर्जी पर फोकस करो, अफोर्डेबल चीज़ों को ले आओ, रिलायबल चीज़ों को ले आओ। तो ये चैप्टर 3 में है। ठीक है, चैप्टर 4 में मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गए, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, ठीक है, इन बैंक्स से बोला गया है कि भैया आप भी कुछ एफर्ट दिखाइए और फाइनेंस कहीं ना कहीं से लेकर आइए, और वनरेबल कंट्रीज को, छोटे कंट्रीज को प्रदान करिए, ताकि वो किसी दूसरे देश के डेट में ना फंसें। तो उसके लिए ये बातचीत हुई है किसमें? चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 बात करता है आपका टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बताने का। तो आज का वर्ड जो है वो चेंज हो रहा है, द वर्ल्ड इज चेंजिंग नाउ। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम अ रूपी बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है, रूपी बेस्ड इकोनॉमी से हम मूव ऑन कर रहे हैं किस पर? टू अ डिजिटल इकोनॉमी, क्रिप्टो करेंसीज, नॉन फंजिबल टोकन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल बेहतर रूप से हो, ये जरूरी है। तो इसकी चर्चा की गई है चैप्टर 5 में। ठीक है, फिर से एक बार चैप्टर 1 से देख लीजिए। चैप्टर 1 में किसकी चर्चा की गई? चैप्टर 1 में स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड, इंक्लूसिव ग्रोथ, मजबूत, संतुलित, सतत विकास की बात की गई। सेकंड में सतत विकास लक्ष्यों पर फोकस करने की बात की गई। थर्ड में ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, ग्रीन एनर्जी और इन सब चीजों की बात की गई, सेमीकंडक्टर्स बनाना। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनसे बोला गया कि भैया फाइनेंस लेकर आओ और प्रदान करो छोटे देशों को। चैप्टर नंबर 5 में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की गई। चैप्टर नंबर 6 में जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट, तो भैया पुरुष और महिलाएं बराबर हैं, और इनके बीच में जो गैप है, पुरुष को ज़्यादा सैलरी मिलना, पुरुष को ज़्यादा महत्व देना, पॉलिटिकली ज़्यादा इनको वेटेज देना, इस गैप को कम करो, वुमेन को एम्पावर करो, वुमेन को पढ़ाओ। तो सपोर्टिंग वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, नेटवर्क्स, इनको सपोर्ट करने की बात की गई है। अब भारत ने तो एक नया वर्किंग ग्रुप भी बना दिया अपने G20 प्रेसिडेंसी में। वर्किंग ग्रुप्स होते हैं ना, वर्किंग ग्रुप्स ऑन एग्रीकल्चर, वर्किंग ग्रुप्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट, वर्किंग ग्रुप्स ऑन टूरिज्म। भारत ने G20 के अंदर एक नया वर्किंग ग्रुप बना दिया, वर्किंग ग्रुप फॉर एम्पावरिंग वुमेन। ये कुछ नया हुआ है, दिस इज समथिंग न्यू विच इंडिया हैज डन। ये कुछ ऐसा नया चीज है जो भारत ने किया है। इज इट क्लियर? सर अपना कॉर्नर चेंज कर दीजिए। अरे क्या नहीं दिख रहा है भाई, चैप्टर नंबर 6 ही तो लिखा हुआ है उसमें।
और तो कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा खास। लो भाई चेंज कर दिए, जहाँ बोलोगे वहाँ चले जाएंगे। अभी ठीक है, चैप्टर नंबर ही तो लिखा है। चलिए, फिर चैप्टर नंबर 7, काउंटर टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो भैया आतंकवाद के खिलाफ और ये जो पैसों का लेन देन होता है अवैध रूप से, मनी लॉन्ड्रिंग, उसकी बात की गई चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 8, क्रिएटिंग अ मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड, एक ऐसा देश बनाए जहां आपस में लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें। और इसी चैप्टर में अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने के बारे में बोला गया कि अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया जाए, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन एक ऐसे देशों का यूनियन है जो काफ़ी वनरेबल हैं। तो अगर अफ्रीकन यूनियन हमारे G20 में आ जाता है तो हर G20 मीटिंग्स में उनके भी मुद्दे वर्ल्ड के सामने आएंगे, और उनके मुद्दे वर्ल्ड के सामने आएंगे तो उस पर फोकस किया जा सकता है। ठीक है, तो टोटल 10 चैप्टर हैं, ये 8 चैप्टर्स के बारे में आपको बता दिया है, बाकी 2 चैप्टर्स में कुछ ऐसा खास नहीं है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 इसकी बात कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। चैप्टर नंबर 2, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, सतत विकास लक्ष्य। चैप्टर नंबर 3 इसकी बात कर रहा है, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट की, हरित विकास की बात कर रहा है। चैप्टर नंबर 4, जो मल्टीलैटरल बैंक्स हैं, मल्टी इंस्टीट्यूशंस बैंक्स हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उनको फाइनेंस ले आने के लिए बोल रहा है, छोटे देशों को देने के लिए। चैप्टर नंबर 5 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब तकनीक में विकास की बात करता है। चैप्टर नंबर 6 जेंडर इक्वालिटी और वुमेन को एम्पावरमेंट देना। 7 काउंटर टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग एंड 8 मोर इंक्लूसिव, यानी अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड किया। इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? मतलब आज के क्लास के बाद आपसे G20 के बारे में कोई कुछ भी पूछे तो एकदम आपको बोल देना है। ये PDF मैं अभी तुरंत आपको ये दे दूंगा। ठीक है, इसके नोट्स का इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि ये आप नोट्स तो मान लीजिए मैं आपको, आज सितंबर का महीना खत्म हो जा रहा है तो नोट्स में कल या परसों में डाल दूंगा, लेकिन ये PDF डालूंगा ताकि आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि G20 से क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि एक न एक प्रश्न आना है 100%। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, अब मैं फिर से कहाँ जाऊँ, एक काम करता हूँ, अब मैं नीचे आ जाता हूँ। हम्म, हाँ हाँ, एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर देंगे, चिंता ना करिए। अब हम बात करते हैं कुछ यूनिक इनिशिएटिव्स, कुछ नया हुआ G20 में। ठीक है, कुछ नया हुआ, क्या नया हुआ, क्या नए इनिशिएटिव्स आए हैं, उन पर फोकस करते हैं। ये मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा वो जनरल बातें थी। और हाँ, चैप्टर्स के बारे में जो पढ़ा वो मान लो मे बी आपको ये मेंस में हेल्प कर दे, प्री में हेल्प करे ना करे। सर फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स, हाँ करेंगे भाई, फरवरी मार्च के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, चिंता ना करिए आप। ठीक है, फरवरी मार्च कर देंगे। अब जब जिम्मा उठाया है तो कवर करेंगे, फरवरी मार्च अप्रैल सब करेंगे। भले ही वो मुझे 70 क्लासेस लगे, उसमें 80 क्लासेस लगे। मैंने हालांकि स्टार्टिंग में 70 क्लासेस बोला था, बट वो 80 क्लासेस भी चली जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपका अप्रैल तक कवर नहीं कर देंगे तब तक करेंगे। हाँ, मई का छोड़, मई का आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि मई का बहुत नहीं, 10-15 दिन का पढ़ना है। चलिए, अब यूनिक इनिशिएटिव्स क्या हुआ, सबसे पहले तो बात करते हैं यूनिक इनिशिएटिव्स में। तो सबसे पहले जो मुद्दा उठा वो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, पहली बार ग्लोबल साउथ के मुद्दे पर चर्चा ज़्यादा हुई।
तो पार्टिसिपेशन ऑफ मोर देन 120 डेवलपिंग कंट्रीज, द लार्जेस्ट एवर वर्चुअल गैदरिंग ऑन ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ पर एक वर्चुअल मीट हुआ, ग्लोबल साउथ पर, जिनमें सभी छोटे छोटे देशों को इनवाइट किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत एक मीटिंग हुई थी। और ये लार्जेस्ट गैदरिंग कही जाती है इन टर्म्स ऑफ वर्चुअल, लार्जेस्ट एवर वर्चुअल गैदरिंग ऑफ द ग्लोबल साउथ। ठीक है, तो एक मीटिंग कंडक्ट की गई वर्चुअली, जिसमें छोटे छोटे देश अफ्रीका के या अदर अदर जैसे आइलैंड नेशंस हैं बहुत सारे, ओशियानिया के क्षेत्र में, न्यूजीलैंड के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, तो वो वाला जो क्षेत्र है वहाँ के भी कई सारे कंट्रीज को इनवाइट किया गया था इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। और ग्लोबल साउथ का मुद्दा उठाया गया कि भाई छोटे देशों को क्या समस्या हो रही है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, हु आर डोमिनेटिंग देम, क्या इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्या क्या क्लाइमेट वनरेबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद जस्ट गिव मी ए सेकेंड। चलिए, तो आई एम बैक अगेन। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि आवाज़ को मैंने म्यूट किया हुआ था। यूट्यूब पर, मे का यूट्यूब पर करा देना सर। अच्छा ठीक है, यूट्यूब पर सब करा देंगे, टेंशन ना लो। हम्म, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप 20, तो एक नया एंगेजमेंट ग्रुप बना जिसको बोला जा रहा है स्टार्टअप 20, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की बात करेगा। तो स्टार्टअप 20 फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंगेजमेंट ग्रुप अंडर G20। ठीक है, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम, जैसे मान लो भाई भारत के कुछ लोग हैं अमेरिका में स्टार्टअप करना चाहते हैं, अमेरिका के कुछ लोग हैं भारत में स्टार्टअप करना चाहते हैं, या किसी अन्य देश में स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो इन स्टार्टअप्स को एक बढ़िया सा इन्वायरमेंट देने के लिए कि सरकार की तरफ से इनको कुछ रुकावटें ना आए, उसके लिए एक नया एंगेजमेंट ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, देन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एक नया वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। डिजास्टर, जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उससे होने वाले खतरों को समझकर उसको रोकने के लिए भी एक नया ग्रुप बनाया गया। तो स्टार्टअप 20 का एंगेजमेंट ग्रुप बना, वर्किंग ग्रुप बना डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, और एक हमने आपको वुमेन एम्पावरमेंट का बताया है, वो ऑलरेडी बना। इसके अलावा मिलेट्स पर फोकस किया गया, क्योंकि मिलेट्स के हेल्थ बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए खासकर मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इनिशिएटिव रिसर्च इनिशिएटिव, महर्षि इनिशिएटिव शॉर्ट में बोला जाता है इसको, महर्षि इनिशिएटिव। तो महर्षि इनिशिएटिव पर भारत का फोकस रहा कि मिलेट्स पर हम ध्यान दें।
और याद करिए मैंने आपको पढ़ाया भी था कि G20 मीटिंग के दौरान G20 के जो लीडर्स थे उनके जो स्पाउसेस थी उनको घुमाया भी गया था मिलेट फार्म में, पूसा में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो सेंटर है पूसा में, वहाँ पे मिलेट फार्मिंग ले जाकर दिखाया भी गया था। तो मिलेट यानी महर्षि इनिशिएटिव भी कल को यूपीएससी ऐसे भी पूछ सकता है कि महर्षि इनिशिएटिव किससे संबंधित है? तो सिंपल G20 से संबंधित है। या किससे संबंधित है? तो मिलेट से संबंधित है। ठीक है? ऐसे याद रखिएगा। फिर G20 कॉन्फ्रेंस और साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं, कोई किसी पे भी स्पाई कर रहा है, तो उसके लिए भी कॉन्फ्रेंस हुई। इज इट क्लियर? और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया लाइफ प्रिंसिपल्स है G20 में भी रखा गया। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ प्रिंसिपल, कि हम अपने लाइफ स्टाइल में, हम अपने दिनचर्या में अगर हम पर्यावरण का ख्याल करें, ये तो किया था हमने। हाँ तो भैया रिवीजन ही ना चल रहा है कुलदीप, कुछ नया थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं। अभी तक जितना आपने किया है सब पढ़ा हुआ है, रिवीजन है ना ये। सर G20 में कुछ नया पढ़ाइए, G20 में कुछ नया पढ़ाइए, जो हुआ ही ना हो। जो होगा G20 में वही ना पढ़ाएंगे यार, अलग से कहाँ कुछ लेकर आए हम। हम्म। ठीक है। न्यू फोकस एरिया G20 में किस पर फोकस किया गया? तो वुमेन लेड डेवलपमेंट। हालांकि ये उस समय जब मैंने अन अकेडमी में पढ़ाया था तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो गया था, बट आज की क्लास में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा पीडीएफ उस समय कंप्लीट नहीं हो पाया था, आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। काउंटर नारकोटिक्स पर भारत का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो नारकोटिक्स से बड़ा प्रभावित रहता है। ठीक है। और ये नारकोटिक्स से भारत को परेशान कौन करता है? तो आपको पता है हमारे जो पड़ोसी मुल्क है ना, वो भारत में नारकोटिक्स सप्लाई करते हैं। जानबूझकर इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ड्रोन्स के जरिए नारकोटिक्स की सप्लाई होती है पाकिस्तान से, चाइना से। इसलिए भारत खासकर काउंटर नारकोटिक्स पर फोकस किया। फॉर द फर्स्ट टाइम G20 फॉरेन मिनिस्टर्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ काउंटर नारकोटिक्स एंड कॉल्ड फॉर इंक्लूसिव एंड स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। और इसके लिए साफ साफ बोला गया कि भैया इस तरीके की हरकत, इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? क्लियर है? एंशियंट का ओवरडोज हो गया। कहां से एंशियंट का इतना ओवरडोज ले लिए? देन क्रिप्टो एसेट्स। तो वर्ल्ड लेवल पर क्रिप्टो करेंसीज की जो ट्रेडिंग चल रही है, क्रिप्टो करेंसीज का जो खरीदना बेचना चल रहा है, या इसके जरिए अगर कोई ट्रेडिंग चल रही है, तो उसके लिए एक इंक्लूसिव व्यवस्था बनाने की बात की गई। ठीक है। और साथ ही साथ भारत के लिए एक चीज खास हुई, फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है आयुर्वेद, उसका एक समिट हुआ गांधीनगर गुजरात में। ठीक है। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, यूनिक इनिशिएटिव्स क्या क्या हुए। तो ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई गई, स्टार्टअप 20 इकोसिस्टम का एंगेजमेंट ग्रुप बना, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, डिजास्टर कम करने का वर्किंग ग्रुप बना, महर्षि इनिशिएटिव चालू किया गया मिलेट्स के लिए, साइबर सिक्योरिटी पर कॉन्फ्रेंस हुई, लाइफ प्रिंसिपल्स को पेश किया गया G20 में, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात हुई, काउंटर नारकोटिक्स की बात हुई, क्रिप्टो एसेट्स की बात हुई, और ट्रेडिशनल मेडिसिन का गांधीनगर गुजरात में क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस हुई। अब लॉन्च ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलियंस। ठीक है। तो बायोफ्यूल अलियंस यानी GBA का शुरुआत किया गया, जिसमें एक ये भाई साहब सबसे बड़े प्लेयर हैं, दूसरे भाई साहब ये हैं, और तीसरे भाई साहब ये हैं। कौन है ये तीनों भाई साहब? तो ये आपके USA के प्रेसिडेंट हैं,
ये आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये आपके ब्राज़ील के प्रधानमंत्री हैं। तो इन तीनों ने मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की और इसमें बाकी देश भी सम्मिलित हुए। बांग्लादेश हैं ये, इनको तो आप भूल ही नहीं सकते। ये वो लोग हैं, इनको भी आप नहीं भूल सकते। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप भूल नहीं सकते। इन सब लोगों ने मिलकर सर मैं कल से ट्राई कर रही हूँ इकोनॉमिक्स क्लास बाई करने के लिए, मगर पेमेंट नहीं हो रहा है। गौसिया की अलग समस्या है। क्यों नहीं पेमेंट हो रहा है भाई? इतना इजी तो है। कोई बात नहीं गौसिया, कॉन्टैक्ट मी आफ्टर द क्लास। ठीक है, ओटीपी आता है ना, मैं पेमेंट लिंक आपके उस पर भेज दूंगा, आप परचेज कर लीजिएगा या आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपके मोबाइल से लॉगिन करके परचेज करवा दूंगा। आप ठीक है? क्लास के बाद कांटेक्ट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की शुरुआत की गई। तो जीबीए इज एन इंडिया लेड इनिशिएटिव दैट एम्स टू डेवलप अलायंस ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री टू प्रमोट एडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। तो बायोफ्यूल्स को अडॉप्ट किया जाए, ठीक है, पेट्रोलियम फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम किया जाए, इसके लिए बायोफ्यूल्स को बनाना जरूरी है। बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में ब्राजील ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है ऑलरेडी। तो ब्राजील से सीखकर भारत भी इसको वर्ल्ड लेवल पर लेकर जाना चाहता है। ठीक है, तो ये इस इनिशिएटिव के जरिए सरकार का ये प्रयास है, भारत का ये प्रयास है कि हम अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी को पेट्रोलियम से कम करें। अब पेट्रोलियम से एनर्जी डिपेंडेंसी कम होगी तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा, और हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा तो भारत के ऊपर जो कर्ज होते हैं इंपोर्ट बिल की वजह से वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ भारत के अंदर जो स्कीम्स चल रही हैं, जैसे कि सतत स्कीम, जीवन योजना स्कीम, गोवर्धन स्कीम, ठीक है, घर घर जाके वो कलेक्ट करके बायोफ्यूल बनाना, इन सबको भी बूस्ट मिलेगा इस अलियांस के जरिए। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि 5 गुना, एज पर आईईए, आईईए क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संगठन है ये, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। देयर विल बी a 3.5 to 5x biofuels growth potential by 2050 ड्यू टू नेट जीरो टारगेट। नेट जीरो टारगेट को अगर पूरा करना है तो सिर्फ हम सोलर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। सिर्फ सोलर पे डिपेंडेंट रह के क्या टारगेट पूरा हो पाएगा? सिर्फ सोलर पे आप सोचिए कि हम डिपेंडेंट रहें और टारगेट पूरा हो जाए, तो क्या ऐसा रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, इज इट क्लियर? तो उसके लिए हमें बायोफ्यूल्स, और ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि 2050 तक 5 गुना हमें कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी बायोफ्यूल्स की, तब जाकर हम नेट जीरो को अचीव कर पाएंगे। तब जाकर हम नेट जीरो को अचीव कर पाएंगे, और यहाँ पे फिर से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, तो आज बहुत ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि द अलियांस वाज लॉन्च्ड विथ 9 इनिशिएटिंग मेंबर्स। तो शुरुआत में ये जो अलियांस लॉन्च हुआ इसमें 9 इनिशिएटिंग मेंबर्स थे, और वही 9 लोग वहां पर खड़े हुए थे जिनकी फोटोज आपने देखी। भारत के प्रधानमंत्री, यूएसए के राष्ट्रपति, ब्राजील के, अर्जेंटीना के, बांग्लादेश के, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये वही 9 लोग हैं। ठीक है, ये वही 9 लोग हैं। इज इट क्लियर? तो ये दीज 9 पीपल्स आर फाउंडिंग मेंबर ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलियांस। ये याद रखिएगा, दे आर द इनिशिएटिंग मेंबर्स। इसके बाद जो ज्वाइन करेगा वो एड ऑन मेंबर कहलाएगा। तो इनिशिएटिंग मेंबर्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है, फाउंडिंग मेंबर्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बिल्कुल 9 लोगों का नाम मत भूलना, 9 लोगों का नाम मत भूलना। कौन कौन? भारत तो बिल्कुल भूलोगे नहीं, यूएसए भूलोगे नहीं, ब्राजील भूलोगे नहीं, ठीक है, भूल सकते हो अर्जेंटीना, तो याद रखना कि मेसी भी अपने साथ मिला हुआ है। ठीक है, फिर बांग्लादेश तो आप भूलेंगे नहीं,
मुझे जो लग रहा है आप भूल सकते हैं। इटली तो आप बिल्कुल भी नहीं, जीवन में कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएँगे। तो आप भूल क्या सकते हैं? अर्जेंटीना भूल सकते हैं। हो सकता है आप मॉरिशस भूल जाएँ, तो मॉरिशस याद रखिए, अर्जेंटीना याद रखिए, मेसी का साथ है हमारे पास, मॉरिशस का साथ है हमारे पास, और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 9 फाउंडिंग मेंबर्स हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलियंस के। इज़ इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? हाँ, यूएई भी है। मैंने कौन सा यूएई को छोड़ दिया, यूएई भी है। ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आज मैं सुबह से डर रहा था कि मौसम बड़ा ख़राब है और पता नहीं शाम की क्लास ठीक से चल पाएगी कि नहीं। पर मैं देख रहा हूँ कि शाम की क्लास सबसे अच्छी चल रही है, नज़र ना लगे। तो भैया, ये जो मेंबर्स हैं, इनमें अगर हम मेजर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स ऑफ बायोफ्यूल्स की बात करें तो यूएसए लगभग 52% प्रोड्यूस करता है, ब्राज़ील 30% करता है, भारत 3% करता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 85% प्रोडक्शन अभी जो वर्ल्ड में हो रहा है बायोफ्यूल्स का, वो यही 3 देश करते हैं, जिसमें भारत का हिस्सा बहुत छोटा है, 3%। यूएसए 52%, ब्राज़ील 30%। और ब्राज़ील ने काफ़ी अच्छा काम किया है इथेनॉल प्रोडक्शन पे। और खैर ब्राज़ील में तो गन्ने की खेती भी अच्छी होती है, इस वजह से भी उनको फ़ायदा मिल गया होगा। तो 19 कंट्रीज़ एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव ऑलरेडी एग्रीड टू जॉइन। 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जॉइन करने को कह दिया है। ठीक है? पहले ही जॉइन करने को कह दिया है। इस G20 के जो सदस्य नहीं हैं, बट जीबीए जॉइन करने को, जीबीए को इन्होंने सपोर्ट किया है। ऐसे कौन-कौन लोग हैं जो G20 के सदस्य नहीं हैं बट जीबीए को सपोर्ट कर रहे हैं? उनमें आता है आइसलैंड, केन्या, गयाना, पैराग्वे, सेशल्स, श्रीलंका, युगांडा एंड फिनलैंड। ठीक है? तो ये वो देश हैं जो G20 के पार्ट नहीं है बट दे आर सपोर्टिंग दिस अलियंस। मंत्र उच्चारण किया था, बहुत अच्छी बात है। मंत्र उच्चारण ऐसे ही करते रहिए। ठीक है? इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ भी बहुत सारी हैं जिसने बायोफ्यूल्स अलियंस को सपोर्ट किया है। तो कुछ भी बड़ा नाम आए, वर्ल्ड बैंक हाँ, सपोर्ट किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हाँ, सपोर्ट किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हाँ, सपोर्ट किया है। वर्ल्ड एलपीजी ऑर्गेनाइजेशन किया है। यूएन एनर्जी किया है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन किया है। ठीक है? इज़ इट क्लियर? तो सब सपोर्ट किए हैं बायोफ्यूल अलियंस को। हाँ, आईएमएफ नहीं है। वेरी गुड पॉइंट। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे आपने बोला, आईएमएफ नहीं है। आईएमएफ क्यों नहीं है? क्योंकि आईएमएफ का लेना देना नहीं है इससे। आईएमएफ का काम नहीं है यहाँ पर, इसलिए आईएमएफ नहीं है। ठीक है? आईएमएफ नहीं है। ये भी मान लो, आईएमएफ का काम ही क्या है? आईएमएफ का काम है खाली अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करवाना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ही मेंटेन करवाएंगे, उनका एनर्जी से कोई लेना देना देना ही नहीं है। तो वो नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है? इज इट क्लियर? तो याद रखिएगा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और शानदार काम हुआ, वो था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये हमने शायद ऑलरेडी एक बार कवर करा किया हुआ है आईमेक पर। ठीक है? तो फिर यहाँ से एक बार फिर से जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो भारत, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोपियन, ये मैंने आपको पूरा कॉरिडोर भी समझाया था उसमें, कहाँ से कहाँ तक वो कॉरिडोर बन रहा है। तो ये इनिशिएटिव हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कौन-कौन से पोर्ट्स आ रहे हैं, भारत के कौन-कौन से पोर्ट्स हैं, यूएई के कौन-कौन से पोर्ट्स हैं, सऊदी के कौन से पोर्ट्स हैं, इज़राइल का हाइफा पोर्ट है। तो वो पूरा कवर किया ही हुआ है, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है? सदस्यों के नाम भी उसमें लिखे हुए थे।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या इतनी बातें क्लियर हैं सभी को? 100%? 100%? सर जनरेशन जनरेशन भी पढ़ा चुके हैं, फिर से भूल रहे हो? जनरेशन बायोफ्यूल का कहाँ से पढ़ लेंगे? मैंने नहीं सुना? अरे आई में कभी मैंने एक दो क्लास पहले ही पढ़ाया है। सितंबर के करंट अफेयर्स में ही आई में को कवर किया है पूरा डिटेल में। देख लेना। कल कल की नहीं, मुझे लग रहा है कल या परसों नरसों की क्लास में देख लेना। सितंबर की क्लास में ही पूरा कवर किया हुआ था। याद आ रहा है कि भूल गए हो? भुलक्कड़ तो नहीं हो? हाँ। जनरेशन अगर आप पूछ रहे हैं तो जनरेशन मैंने आपको उस दिन भी बताया था। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कहाँ से आया था? फर्स्ट जनरेशन कंज्यूमेबल फूड आइटम से, जो हम कंज्यूम करते हैं। सेकेंड जनरेशन नॉन कंज्यूमेबल। थर्ड जनरेशन एल्गी से, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन नॉन एरेबल लैंड से, नॉन एरेबल लैंड से, ठीक है। इसके अलावा कुछ नॉर्मल बातें जो सब में की जाती हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस को रोकेंगे, फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल को कम करेंगे। तो ये सब बातें भी यहाँ पर हुई हैं G20 में। क्लियर है? फिर ये लोग महात्मा गांधी से मिलने भी चले गए थे। मतलब महात्मा गांधी से मिलने नहीं गए थे, महात्मा गांधी का जहाँ पर ये बना हुआ है वहाँ भी ये लोग गए थे। ठीक है, इज इट क्लियर? ये तो हो गया। अब देखो इसमें एक मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ। तो एक सेकेंड वेट करिएगा, जस्ट वेट। थोड़ा सा सेटिंग्स में मुझे चेंज करना पड़ेगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो अब आपके सामने एक डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा जिसमें टॉप पर लिखा हुआ है क्या? इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी अ सिनॉप्सिस। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो G20 के साइट पर भी आपको मिल जाएगा, और जो भारत सरकार ने भी रिलीज किया हुआ है ऑफिशियली। ठीक है, तो इसमें से कुछ पॉइंट्स अब हम उठाते हैं और उनको भी एक बार देख लेते हैं। दिख रहा है आपको? मतलब विंडो चेंज हो गई है ना अब आपको? मतलब पीपीटी नहीं दिख रहा होगा आपको, एक पीडीएफ दिख रहा होगा। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी अ सिनॉप्सिस दिख रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले ये बताओ, पीडीएफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस। हाँ, 21 पेजेस का ये पीडीएफ है, दिख रहा होगा आपको। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मेरे इसमें। हम्म, इसको मुझे अलग से खोलना पड़ेगा। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, परेशान नहीं होइएगा। जस्ट 2 मिनट में खुल रहा है। ब्लैंक हो गया होगा, चिंता ना करें। ठीक है, बिल्कुल चिंता ना करें।
क्लास खत्म नहीं हुई है, रुक जाइए 2 मिनट। ये इशू क्यों आ रहा है? एक मिनट एक मिनट। अब सही है। देखिए, है ना सब? कोई चला तो नहीं गया? अब यहाँ पर हम आते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो इस ऑफिशियल सिनॉप्सिस में लिखा हुआ है। जैसे इनका ये कहना है कि इस बार जो G20 का समिट हुआ है उसको जन भागीदारी का दर्जा दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? जन भागीदारी। जन भागीदारी यानी सबको मौका दिया गया। लगभग हमने विश्व के बहुत सारे नेशंस को इनवाइट किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ग्लोबल साउथ की बात उठाई। तो इसको पीपल्स G20 कहा जा रहा है। पीपल्स G20, जन भागीदारी। ठीक है, दिख रहा है ना जन भागीदारी? तो सरकार ने इसको क्या बोला है? पीपल्स G20, जन भागीदारी। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, और कुछ काम की चीजें हैं नीचे। देखो, ये कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, एड्रेस द जियोपॉलिटिकल इशू ऑफ वॉर इन यूक्रेन, जो हमने पढ़ लिया। ग्लोबल साउथ की बात उठाई गई, अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया गया। G20 पर एक्शन प्लान बनाया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए। मतलब इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। दिख रहा है ना सबको? विजिबल है ना? विजिबल है कि नहीं विजिबल है? हाँ, नहीं विजिबल है। एक मिनट रुको यार, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? अच्छा, पूरा ब्लैंक हो गया। आई डोंट नो वाई इट इज गेटिंग ब्लैंक। डाउनलोड्स आ गया। अब आया? अब आ गया। अब आ गया। अब तो आ गया होगा।
हाँ, तो देखो इन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स में भारत सरकार ने खुद ही बोला है क्या क्या हमने किया है। तो यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर को एड्रेस किया है, ग्लोबल साउथ की वॉइस उठाया है। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने की बात की गई है, लाइफ इनिशिएटिव चालू किया गया है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG, ये भी G20 में, ठीक है, जिसमें क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई है कि $100 बिलियन एक साल में कम से कम हमें ले आना ही पड़ेगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट चैप्टर वाइज, ट्रिपल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ नए पॉइंट्स दिखेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा एग्री टू एक्सलरेट प्रोडक्शन ऑफ जीरो एंड लो एमिशन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के जनरेशन को बढ़ाने की बात की गई, हाइड्रोजन पावर जनरेशन किया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पावर जनरेशन लो कॉस्ट में। फिर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए मिलेट योजना शुरू किया गया, महर्षि इनिशिएटिव। वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की गई, डिजिटल हेल्थ सुधारने की बात की गई, ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर वाला, गुजरात वाला, टेररिज्म को कंडेम किया गया, और AI की और रिस्पॉन्सिबिली इस्तेमाल करने की बात की गई। ठीक है, न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या हुए हैं, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या क्या न्यू इनिशिएटिव्स हुए हैं देख लीजिए एक बार फिर से यहाँ पर। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स चाहिए तो यही डॉक्यूमेंट पढ़ लो, बहुत है। न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या हुआ है, तो डिजास्टर रिस्क वर्किंग ग्रुप बना, पढ़ा दिया हमने। स्टार्टअप 20, हाँ हो गया। चीफ साइंटिफिक एडवाइजर का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, ये कुछ देखो नया मिला आपको, चीफ साइंटिफिक एडवाइजर का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, हर देश के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मिले, बात किए। फिर क्राइम एंड सिक्योरिटी पर कॉन्फ्रेंस हुई, वुमेन एम्पावरमेंट का ग्रुप बना, काउंटर नारकोटिक्स पर बात हुई, मिलेट रिसर्च इनिशिएटिव, महर्षि इनिशिएटिव हुआ। इसके अलावा क्या क्या हुआ देखो, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये हमने कवर कर लिया, आईमेक हमने कवर कर लिया। इसके अलावा इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका यूएसए की भी मीटिंग हुई, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका एंड यूएसए की भी बायलैटरल मीटिंग हुई। और पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पार्टनरशिप हुआ, PGI इनिशिएटिव उसको कहा जाता है। तो ये कुछ नया है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, तो भारत है, यूएसए है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, EU है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान, मॉरिशस एंड वर्ल्ड बैंक। तो कल को आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या PGI इनिशिएटिव को वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है, क्या PGI इनिशिएटिव को वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है, तो हाँ, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है PGI इनिशिएटिव को। ठीक है, इज इट क्लियर। इसमें $600 बिलियन की फंडिंग 2027 तक लेने की बात की गई है, 2027 तक $600 बिलियन की फंडिंग ली जाएगी। इज इट क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक इनिशिएटिव था जो आपका उसमें कवर्ड नहीं था, इसलिए मैंने अलग से आपको ये दिखा दिया। बाकी आप इसमें आएंगे तो और कुछ नहीं, बाकी लिस्ट ऑफ मीटिंग्स, कितने मीटिंग्स हुई, डेटा क्या था, ये सब नॉर्मली शेरपा की मीटिंग कब हुई, डेवलपमेंट मीटिंग कब हुई, ये काम का नहीं है। शुरुआत के 4 पेजेस काम के हैं, तो वो मैं आपके नोट्स में ऐड ऑन कर दूंगा। इज इट क्लियर। तो ये G20 का फुल कवरेज है। अब आपका कुछ G20 से रिलेटेड छूटा नहीं, 100% गारंटी के साथ। इतनी चीजों को आप पढ़ लीजिए, G20 आपका कवर्ड। 600 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, 600 बिलियन, 600 मिलियन होता है कितना है, एक मिनट रुक जाओ, कंफर्म कर लेते हैं, ऐसे कंफ्यूजन में ना रखें। 600 बिलियन, वैसे मैंने तो अभी जस्ट 600 बिलियन पढ़ा, हाँ बिलियन ही है, बिलियन, 600 बिलियन। ठीक है, तो दिस कवर्स ऑल योर G20 कंप्लीटली, रिवीजन भी आपका अच्छे से हो गया। नाउ इट इज ऑन यू टू रिमेंबर द फैक्ट्स, जब तक आप रिमेंबर इसको कर सकते, तो आपको 16 जून तक ये रिमेंबर करना है। 16 जून क्या, आपको अगले अक्टूबर तक भी करना है। तो हैव अ बिगर विजन कि हमें अक्टूबर में मेंस लिखना है, हमें ये डेटा तब तक याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सितंबर का करंट अफेयर्स होता है खत्म। अब हम लोग मिलेंगे कब, कल, और शुरुआत करेंगे अगस्त की। तो अगस्त, जुलाई, जून,
मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जैन। जैन आने के बाद, जैन 2023 के बाद हम फिर से फेब 24, मार्च 24 पे आ जाएंगे। और उसके बाद हम फिर पीछे जाएंगे, क्योंकि पीछे की जो चीज़ें हैं वो हम उतने डिटेल में कवर नहीं करेंगे। हाँ, इंटरव्यू का सोचो, अच्छी बात है। हाँ, मेंस अक्टूबर में होगा, बिल्कुल। मतलब सितंबर में शुरुआत हो जाएगा, सितंबर में। डेट तो आई गई है, अब कैलेंडर देख लो। जो है कैलेंडर उसी डेट पे होगा, इसलिए यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा नहीं टाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टालते तो मेंस टालना पड़ता। इसीलिए सिर्फ 22 दिन टाला, वरना रिजर्व डे 9 जुलाई भी था यूपीएससी का। यूपीएससी का रिजर्व डे 9 जुलाई भी रखा गया था, लेकिन 9 जुलाई को ना करके जून में ही कर दिया गया, ताकि उनको मेंस को पोस्टपोन ना करना पड़े। ठीक है। चलिए, तो मुलाकात होगी कल सुबह इकोनॉमिक्स सेशन में। टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड इवनिंग।